नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहली बात, आज 14 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो गई है और आज सावन का पहला सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है और इस पूरे महीने हर तरफ हरियाली खिल उठती है और इस मास में भगवान शिव की आराधना करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन मास की शुरुआत ही विषकुंभ और प्रीति जैसे शुभ योग के साथ हुई है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो वहीं देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात ही अलग है। पुराणों के अनुसार जहां जहां ज्योतिर्लिंग है उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। आइए आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन चलेंगे, जहां पर शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित है। चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा की थी और चंद्रमा को सोम भी कहते हैं और इसलिए इसी नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यहाँ श्री नर और नारायण की तपस्थली है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। धर्मनगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है और ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो वहीं गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित है। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ है। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और इसे घोषमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। और चलिए सीधे रुक करेंगे आगर मालवा से। संवाददाता रजनीश सेठी जुड़ गए। रजनीश, सावन मास की शुरुआत हो चुकी थी और आज सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आपके साथ? जी, इस समय मैं आगर मालवा जिले के प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर में हूँ। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों से तांता लगा हुआ है। बारिश काफी यहाँ पर तेज है, उसके बावजूद भक्तों का उत्साह यहाँ पर कम दिखाई नहीं दे रहा है। इस मंदिर के बारे में एक खास विशेषता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार एक अंग्रेज चंद्र मार्टिन ने कराया था और सावन मास में यहाँ पर भक्तों का काफी भीड़ लग जाती है। लोग यहाँ पर दर्शन के लिए काफी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। यहाँ के पुजारी हमारे साथ में मौजूद है। इस मंदिर के बारे में क्या विशेषता है, किस तरह से भगवान की आराधना की जानी चाहिए, हम इसी से जानते हैं कि यहाँ की क्या विशेषता है। श्री बैजनाथ महादेव मंदिर मेटखड़ा आगर मालवा, यहाँ एक प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ का यहाँ मंदिर है। यहाँ जो भी मनोकामना लेकर श्रद्धालु आते हैं उनकी बाबा बैजनाथ सहज ही सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ यह एक भारत में एक पहला मंदिर है जो अंग्रेज कर्नल मार्टिन द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। 1883 के लगभग इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। हमारे आगर मालवा क्षेत्र में अंग्रेजों की छावनी थी और यहाँ अंग्रेज रहते थे। जब अंग्रेज की एक टुकड़ी कर्नल मार्टिन के नेतृत्व में काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में युद्ध लड़ने के लिए यहाँ से सेना गई। काफ़ी दिन तक युद्ध चलता रहा और वह बड़ा ही घबरा गया और शत्रु सेना ने उसे बड़ा घेर लिया। वह हर युद्ध की खबर का उनकी पत्नी को पत्र लिखकर यहाँ संदेश भेजता था। काफ़ी दिनों से
संदेश आना बंद हो गए। उनकी पत्नी बड़ी विचलित हुई और वह घबरा कर इधर उधर जाने लगी। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते सुबह बाबा बैजनाथ के दरबार में वहाँ पहुंची। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में रुद्र अभिषेक पाठ पुजारी पंडितों द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, इसे करने से क्या होता है। पुजारी और पंडितों ने बताया कि यह रुद्र अभिषेक है और इसे करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर उन्होंने मन्नत मांगी कि मेरा पति का यदि मुझे शिक्षा आना मिल जाएगी या वो जीवित वापस आ जाएंगे तो मैं विशाल मंदिर का निर्माण कराऊंगी। जब बाबा बैजनाथ भोलेनाथ बेल पर बैठकर हाथ में त्रिशूल, डमरू, बड़ी बड़ी जटे उनके सामने दिखे और शत्रु सेना से उनकी रक्षा की, तो वो समझ गए कि यह निश्चित ही बाबा बैजनाथ का चमत्कार है और उन्होंने ही आकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। उन्होंने ये चिट्ठी में लिखकर उनकी पत्नी को भेजा। तो उनकी पत्नी फिर बाबा बैजनाथ आई और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। फिर 1883 में यहाँ के जागीरदार, रियासत और हिंदू अधिकारियों की प्रेरणा से यह इस विशाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। किस तरह से सावन में भगवान शिव को की आराधना की जानी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि यह चतुर्मास रहता है, इसमें धरती का प्रभार स्वयं शिव भगवान भोलेनाथ के सुप्रत रहता है। तो उन्हीं की आराधना यहाँ भक्त करते हैं और पूजा पाठ बिलपत्र, पुष्प, धतूरा, अबीर, गुलाल आदि चीज़ों से भगवान को अर्पित किया जाता है। प्रसाद, मेवा, मिष्ठान और महिमन पाठ किया जाता है, रुद्र पाठ होता है और पंचात्मक पूजा स्नान होता है। इनके करने से बड़े ही महत्व है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत ही मान्य हो जाती है। तो इस तरह से सावन के सोमवार को और सावन में भगवान शिव की आराधना की जाती है और जी प्रसन्न करने की जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका रजनीश, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कई सारी जो कथाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं और भारत का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए सोमवार को मतदान होगा। देश भर के विधायक मतदान में हिस्सा लेंगे और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम के विधायकों का मत मूल्य सबसे कम है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी और दिन काफी खास है। आज एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं और काफी उम्मीदें हैं। लगभग सभी को ये उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बनने वाली हैं और सभी लोग उनको समर्थन देंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में विशेष तैयारियां हुई हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए विधानसभा अधिकारी कर्मचारियों ने वोट डालने की रिहर्सल की है और आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। मध्य प्रदेश के 230 विधायक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे और इसके बाद प्रमुख सचिव विधानसभा एपी सिंह मतपेटी लेकर फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। मतदान को यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास से जुड़े चित्रों की गैलरी भी लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने जीत पर बधाई दी। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं का आभार भी जताया। पीएम ने निकाय चुनाव में जीत को सीएम शिवराज पर जनता के अटूट भरोसे का प्रतीक बताया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विजयी उम्मीदवारों को भी उन्होंने बधाई दी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल निकाय चुनाव की काउंटिंग हुई थी। पहले फेज का जो रिजल्ट है वो सामने आया है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत बहुत बधाई दी है और उन्होंने अटूट भरोसे का प्रतीक बताया है।
तो वहीं पीएम मोदी की बधाई पर सीएम शिवराज का ट्वीट, जहां पीएम मोदी के आशीर्वाद स्वरूप बधाई संदेश जन सेवा, गरीब कल्याण और विकास कार्यों को नई ऊर्जा देते हैं। लोक कल्याण के संकल्प से परिष्कृत अंत्योदय की प्राप्ति हेतु आपकी योजना और विकास कार्य मध्य प्रदेश को नई पहचान दे रहे हैं, जिस पर नगरीय निकाय चुनाव में नागरिकों ने मुहर लगाई है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे आ गए हैं। 11 नगर निगमों के नतीजों में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि निकाय चुनाव के ये नतीजे 2023 के लिए बीजेपी को संजीवनी देने वाले हैं, क्योंकि नतीजों से गदगद बीजेपी जनता के बीच उसी भरोसे को कायम करने में कामयाब रही है। जश्न की ये तस्वीर बता रही है कि बीजेपी को निकाय चुनाव से कितनी बड़ी सौगात मिली है। जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी को निकाय चुनाव से 2023 के लिए संजीवनी मिली है। जश्न की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दावों के मुताबिक बीजेपी ने निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। पहले चरण की 11 नगर निगमों में से 7 सीटों पर कमल खिला है। इसीलिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों के चेहरे भी खिल उठे हैं। हम आधे से कुछ सीटें ही ज्यादा जीतते थे, लेकिन इस बार नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने विजय का शानदार इतिहास रचा है। मैं सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं और जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गर्व है। ये वास्तव में ही कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास है। ऐतिहासिक परिणाम आए हैं। अध्यक्ष होने के नाते से मध्य प्रदेश की जनता का एक हमारे मतदाता भाई और बहन जिन्होंने अपार समर्थन भाजपा को दिया है, मैं तो हृदय से सबको धन्यवाद करता हूं। 11 नगर निगमों के नतीजों में जिन 7 सीटों पर कमल खिला है, उनमें इंदौर में बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से कांग्रेस के संजय शुक्ला को शिकस्त दी है। राजधानी भोपाल में बीजेपी की मालती राय ने कांग्रेस की विभा पटेल को हराकर जीत का परचम लहराया है। उज्जैन में बीजेपी के मुकेश टटवाल ने कांग्रेस के महेश परमार को हराकर महाकाल की नगरी में कमल खिलाया है। सागर में भी कमल खिला है। बीजेपी की संगीता तिवारी ने कांग्रेस की निधि जैन को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी है। सतना में बीजेपी के योगेश ताम्रकार ने कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को हराकर कमल खिलाया है। तो खंडवा में बीजेपी की अमृता यादव ने कांग्रेस की आशा मिश्रा को हराकर जीत दर्ज की है। बुरहानपुर में बीजेपी की माधुरी पटेल ने कांग्रेस की शहनाज अंसारी को हराकर कमल खिलाया है। बीजेपी के लिए इस बार के निकाय चुनाव की जीत इसीलिए भी खास मायने रखती है क्योंकि इस बार मुकाबला चौतरफा था। मैदान में न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बल्कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी लोक लुभावन वादों और दिल्ली की तर्ज पर शहर की सूरत बदलने के दावों के साथ मैदान में थी, तो दूसरी तरफ ओवीसी की AIMIM भी मुस्लिम हितों के एजेंडे के साथ मैदान में उतरी थी। लेकिन फाइनल नतीजों में ज्यादातर शहरों में बीजेपी का कमल खिला है। 11 में से 7 शहरों को बीजेपी ने मेयर दिया है। विकास के कारण ही मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्रदान किया है और 90% नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली है। इसी तरह से पंचायतों में भी हम लोगों को 90% सफलता मिली है। नगर पालिका और नगर परिषद में तो बीजेपी ने सभी का सुपड़ा साफ कर दिया है। पहले चरण में 36 नगर पालिका की 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। 6 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई है। नगर परिषद की 86 में से 49 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया है। 30 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 7 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। घोतक है, इस बात का संकेत है कि लोग अब जो हमारे प्रदेश के मतदाता हैं वो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नहीं चाहते और इसलिए विकल्प के तौर पर
कहीं उन्होंने AMIM के लिए किया है, सिंगरौली में आप पार्टी को लोगों ने वोट किया है। तो इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में लोग कांग्रेस को नहीं चाहते। निकाय चुनाव के ये नतीजे 2023 के लिए बीजेपी को संजीवनी देने वाले हैं, क्योंकि इस नतीजों से गदगद बीजेपी जनता के बीच उसी भरोसे को कायम रखने में कामयाब रही है। इस दावे के साथ कि जहां कमी रह गई है, आने वाले दिनों में उन सीटों पर मजबूती के साथ मेहनत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने निकाय के रास्ते यहां की सियासत में एंट्री लेने की कोशिश की थी और जनता ने इन्हें जबरदस्त जीत के साथ सिंगरौली में शहर की सरकार इनके हवाले कर दी है। आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने 9,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि 11 में से 3 सीटों पर कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिला है। मध्य प्रदेश का निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए नए द्वार खोलने जैसा है। पहली बार आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के जरिए सियासत में एंट्री का रास्ता तलाश रही थी। नतीजों में सिंगरौली की जनता ने आम आदमी पार्टी के दावों और वादों पर भरोसा किया और आपकी रानी अग्रवाल को मेयर बना दिया। 2 मजबूत पार्टियों के दमदार दावेदार को हराकर रानी अग्रवाल ने करीब 9,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। सबसे पहला कि जनता को श्रेय दूंगी, उन्हीं के कहे अनुसार ये चुनाव लड़ा गया था और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, दिल खोल के आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार, अपनी सिंगरौली की पूरी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी का खाता सिंगरौली से खुला। आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल ने 9,340 वोट से जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के अरविंद चंदेल को हराया, जबकि बीजेपी के चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा यहां तीसरे नंबर पर रहे। जो हमारा 25 कामों के लिए घोषणा पत्र है, उसी के आधार पर सिंगरौली जिले में भी काम होगा और भी उसके अलावा जो नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम आएगा, उसके आधार पर जनता का जो भी काम होगा, हम सब मिलकर काम करेंगे। कोई ये नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस, हम सब एक ही, जितना भी पार्षद है सब मिलकर, सब मिलकर काम करेंगे और जनता को और अपने सिंगरौली जिले में जो भी साफ स्वच्छ और विकास के आगे। कांग्रेस के लिए पिछले निकाय चुनाव के मुकाबले इस बार स्थिति बेहतर मानी जा सकती है। 0 पर सिमटी कांग्रेस ने इस बार 3 नगर निगम पर कब्जा जमाया है। जबलपुर में कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिला। कांग्रेस के जितेंद्र जामदार ने बीजेपी के जगत बहादुर सिंह को हराकर जीत का परचम लहराया। ग्वालियर से भी कांग्रेस के लिए खुशियों की सौगात आई है। कांग्रेस के सुमन शर्मा ने बीजेपी की शोभा सिकरवार को शिकस्त दी है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के आनंद रुवे ने बीजेपी के विक्रम आहाके को हराकर कांग्रेस का हाथ मजबूत किया है। कांग्रेस ने बुरहानपुर और उज्जैन की 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दी है। ये दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में आते आते रह गईं। कांग्रेस में बीजेपी के मुकेश रटवाल को 1,34,241 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के महेश परमार को 1,33,317 वोट मिले। महज 923 वोट से कांग्रेस पिछड़ गई। कुछ ऐसा ही हाल बुरहानपुर में भी हुआ। कांग्रेस की शहनाज अंसारी बीजेपी की माधुरी पटेल से महज 542 वोटों से हार गई। मध्य प्रदेश में आपकी धमाकेदार एंट्री और कांग्रेस को 3 सीटों पर मिली जीत के बाद 2023 की सियासत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी की राहें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि 0 से आप और कांग्रेस ने जो सेंध लगाई है वो मेयर की सीट बीजेपी के खाते वाली ही है, जो इन दोनों ही पार्टियों की झोली में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और खबर बैतूल से, जहां उफनती माचो नदी में एक युवक बहने से बच गया। युवक नदी पार कर रहा था और तभी बहने लगा। दूसरी तरफ खड़े 2 युवकों ने उसकी जान बचा ली। ये युवक बरसाली के बागदा का रहने वाला बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि रोजाना हो रहे हादसों के बावजूद लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। तो ये तस्वीरें देखिए,
इन तस्वीरों में युवक नदी को पार करने की कोशिश किया और जैसे ही थोड़ा किनारे तक पहुंच गया, उसी वक्त वो संभल नहीं पाया और पानी के तेज बहाव में बहने लगा। गनीमत ये रही कि वहां पर जो 2 लोग मौजूद थे उन्होंने उसकी जान बचाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।